नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विद्युत आपूर्ति प्रणाली और मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलें तो यह है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय समझते हैं। तो परिचय में क्या है कि विद्युत आपूर्ति आपूर्ति प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम विद्युत शक्ति की आपूर्ति, स्थानांतरण और उपयोग करने के लिए तैनात विद्युत घटकों का एक नेटवर्क होता है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली यह है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम जो है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रही है वहाँ से लेके उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा रहा है, यानी कि स्थानांतरण किया जा रहा है, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इन सबको एक साथ जोड़ दें तो वही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहलाता है। तो इसका उदाहरण जो है यहाँ पे दिया गया है कि ग्रिड होता है। तो ग्रिड पर क्या होता है? ग्रिड पर आप ऐसे समझिए कि ग्रिड पर क्या है, सपोज ये हमारा ग्रिड है, तो ग्रिड पर यहाँ बहुत सारे जनरेटर से सप्लाई आती है, अलग अलग जनरेटर से यहाँ पे सप्लाई जो है कनेक्टेड रहता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो है पावर एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, और वहाँ से फिर से हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये हमारा लोड 1 हो गया, लोड 2 हो गया, लोड 3 हो गया, इस तरीके से जितने भी लोड हैं वहाँ पे हम पावर को भेज देते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब है कि जो आप लोग नॉर्मली देखते हो बड़े बड़े पोल्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रांसमिट करने वाले आपने देखे होंगे अपने आसपास में, बहुत ऊंचे ऊंचे पोल होते हैं, उसमें तारें जुड़ी होती हैं, तो वो जो है ट्रांसमिशन लाइन है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम जो है वो जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और आगे जो है लोड का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री भी हो सकती है, हमारे डोमेस्टिक लोड भी, यानी कि घर हमारे जो है वो डोमेस्टिक लोड में काउंट होते हैं, वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम वर्क करता है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के टाइप्स की बात करें, यानी कि विद्युत आपूर्ति प्रणाली के प्रकार, कितने तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कर सकते हैं। तो आप देखें तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम जो है, जनरली हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो क्या है, जनरेटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरेटर में जो फ्यूल वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो घर के रिस्पेक्ट में अगर हम सोचें अपने छोटे लेवल पे, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारा जो है डीजल यूज़ होता है नॉर्मली। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे सोचें, जैसे यहाँ अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कानपुर में पनकी पावर प्लांट है, तो वहाँ पे स्टीम पावर प्लांट है, तो वहाँ पर फ्यूल क्या यूज़ किया जाता है, कोयला यूज़ किया जाता है। कोयले की मदद से क्या करते हैं हम लोग, स्टीम जनरेट करते हैं, और स्टीम जनरेट करने के बाद उसको टरबाइन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस तरीके का ये एक हो गया एक तरीका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। दूसरा जो है, हमारे पास बैटरीज हो सकती हैं, जो कि हम लोग सोलर एनर्जी से भी चार्ज कर सकते हैं। वही लिखा है, जनरेटर है, सौर ऊर्जा प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारे पास सप्लाई सिस्टम पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब हम देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई का मतलब है कि ऐसा हमारे पास सोर्स जो कि हमको आउटपुट में डीसी, डीसी का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी देखा हुआ है कि डीसी का मतलब ऐसा सोर्स होता है जिसका वोल्टेज जो है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि वो कांस्टेंट जो है डीसी, कांस्टेंट वोल्टेज आपको जो है हमेशा देगा। ऐसे सोर्स को हम क्या कर रहे हैं, डीसी सोर्स। एसी में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, साइनसॉइडल नेचर का होता है। तो ऐसा कोई सोर्स जो हमको क्या करे, डीसी सप्लाई दे, जैसे कि हमारा क्या है, सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा जो है वो एक हो गई। घरों में जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारा क्या है, डीसी सोर्स है, उससे हम डीसी सप्लाई ले सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं एसी डीसी सप्लाई की। तो एसी डीसी सप्लाई का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एसी सप्लाई और हमको डीसी चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफायर की मदद से ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, रेक्टिफायर की मदद से जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें फ़िल्टर लगा के हम लोग जो भी एसी है उसको भी फ़िल्टर कर देते हैं, और हमें प्योरली डीसी मिलता है। और रेक्टिफायर भी हमारा दो तरीके का होता है, एक आपका हाफ वेव और दूसरा आपका होता है फुल वेव।
ना। और रेक्टिफायर बनाने के लिए जैसे मैं हाफ वेव रेक्टिफायर बनाऊं तो आपको इस तरीके का एक डायोड इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पर आपका सप्लाई दे देंगे, आपकी एसी सप्लाई। और ये हमारा डायोड हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर लगा देते हैं फिल्टर के लिए। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड लगा सकते हैं। तो यहाँ जो हमको आउटपुट मिलेगा वो मोस्टली जो है डीसी मिलेगा। यहाँ जो इनपुट हमारा आ रहा है, ये जो यहाँ इनपुट, वो हमारा इनपुट इस तरीके का नेचर का होगा। और डायोड से जब वो फिल्टर होके बाहर निकलेगा उस समय ये हमारा इस तरीके का होगा फिल्टर होके। और जब यहाँ से आउटपुट मिलेगा तो वो जो है लगभग इस तरीके का होगा, ठीक है ना, यानी कि लगभग डीसी की तरफ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एसी डीसी सिस्टम को। और भी तरीके हैं एसी को डीसी में रेक्टिफायर की जगह पे आजकल बड़े स्केल पे जब हम लोग बात करते हैं एससीआर वगैरह का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस बोलते हैं इसका। जो है ये एक तरीके का, आप ऐसे सोचिए एक सप्लाई सिस्टम है जो कि इनपुट में एसी लेता है और आउटपुट पे हमको जो है सप्लाई देता है। और जो इसकी स्विचिंग स्पीड है, यानी कि हमारा सपोज करिए कि हमको जो इनपुट है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे भी मिल रहा है, तो उस समय भी ये बहुत फास्टली मूव करके हमको आउटपुट जो है डीसी में देगा। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम बात करें आपसे, तो प्रैक्टिकली जो है आपने देखा होगा डेस्कटॉप जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें पीछे आप जब कनेक्ट करते हो तो एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है, यहाँ इनपुट आप देते हो और वहाँ से जो आउटपुट मिलते हैं वो अंदर जो है मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क है, आपका सीडी ड्राइव है, सब में जो है वो कनेक्ट किया जाता है। नॉर्मली जो है 5 वोल्ट का डीसी आउटपुट देता है, 12 वोल्ट का भी देता है, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आता है लीनियर रेगुलेटर, यानी कि रैखिक नियमांक। तो ये क्या है, रेगुलेटर आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है घरों में। तो एसी रेगुलेटर में हमारा क्या होता है, ये जो रेगुलेटर होते हैं ये हमको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमारे पास जो है डीसी वोल्टेज रेगुलेटर है, डीसी इनपुट है और हमको वोल्टेज डीसी आउटपुट यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे ये रेगुलेटर लगा देंगे। तो इनपुट में अगर सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमको जो है यहाँ पर आउटपुट जो है हमेशा कितना चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए डीसी का। और लेकिन जो हमारा इनपुट है वो हमेशा चेंज होता रह रहा है। चेंज होने का मतलब हो सकता है कि वो आपका 7 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट या 20 वोल्ट तक जा रहा है, लेकिन हमको आउटपुट कितना चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम जो रेगुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या है, हमारा लीनियर रेगुलेटर है, जो कि हमें यहाँ फ्लक्चुएशन तो होता रहेगा लेकिन आउटपुट पे हमेशा हमको क्या मिलेगा, 12 वोल्ट ही मिलेगा। तो इसलिए लिखा है यह इनपुट वोल्टेज में उतार चढ़ाव से स्वतंत्र है, स्थिर मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबाधा लोड करता है। समझ रहे हैं, तो यानी कि आउटपुट जो है हमको कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं एसी पावर सप्लाई की। तो एसी पावर सप्लाई, एसी की अगर हम बात करें तो एसी जो है दो तरीके के हो सकते हैं। एक हमारा है सिंगल फेस और ये हमारा है 3 फेस। तो घरों में जितनी भी सप्लाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब हमारे क्या हैं, सिंगल फेस हैं। सिंगल फेस में आपके 2 वायर यूज़ होते हैं, एक होता है मेन के लिए और एक होता है आपका न्यूट्रल के लिए। और जो 3 फेस है, 3 फेस में हमेशा जो है मिनिमम 3 वायर यूज़ किया जाएगा इसमें, अगर वो डेल्टा कनेक्शन में है। तो इसमें एक होता है आर, एक होता है वाई और एक होता है बी। ये तीनों फेस के अलग अलग नाम है, रेड, येलो और ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपका स्टार कनेक्शन है तो स्टार कनेक्शन में आपके 4 वायर यूज़ किए जाएंगे, 1 2 3 और 4, जिसमें एक आपका होगा आर, दूसरा वाई, तीसरा बी और चौथा जो है वो न्यूट्रल के लिए। अगर यहाँ की बात करेंगे तो ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया और ये जो बीच वाला पॉइंट है वो क्या है, हमारा न्यूट्रल है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बड़े आसानी से आप लिख भी सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये जो चिमनी टाइप का बना के दिखाया गया है, ये क्या है, हमारा पावर स्टेशन है। यहाँ पे पावर जो है जनरेट होती है, नॉर्मली जो है 25 kV पे जनरेट किया जा रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, क्योंकि जहाँ पावर जनरेट हो रही है एग्जैक्ट वहीं पर ही तो नहीं यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें भेजना है तो हमें जो है ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होगी। और ट्रांसमिशन जो है हमेशा हाई वोल्टेज पे किया जाता है। तो आप जनरेशन देख रहे हैं 25 kV का है,
ट्रांसमिशन नॉर्मली देख रहे हैं आप यहाँ पे 400 किलो वोल्ट 275 है या 132 किलो वोल्ट है। तो ऐसा करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 25 वोल्ट को इन वोल्टेजेस में चेंज करेगा, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा इसका मतलब यहाँ जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो एक बार वोल्टेज बढ़ा लिया, फिर हमने यहाँ से पावर जो है 3 फेस में ट्रांसमिट कर लिया। लेकिन जहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पर तो हम लोग जो है 400 किलो वोल्ट 275 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट तो नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये जो टर्म्स लिखे हुए सब जो है एग्जाम्पल लिए गए हैं, ठीक है ना। तो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमको वोल्टेज को और जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए भी हमको यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हाई वोल्टेज जो आ रहा है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, यानी कि वोल्टेज को डाउन करेगा। इसलिए हम इसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टीएफ, ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या कर रहा है, पावर जो आ रही है हाई वोल्टेज पे उसको लो वोल्टेज पे कन्वर्ट कर रहा है। और उसके बाद अब फिर से हम उसको जो है जहाँ आवश्यकता है, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट वहीं पर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, वहाँ से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पावर फिर से भेज दिया। और अगर अभी भी और ज़्यादा है पावर, जैसे 132 किलो वोल्ट है या आपका 44 किलो वोल्ट है, लेकिन हमको चाहिए सपोज 33 किलो वोल्ट चाहिए या 11 किलो वोल्ट चाहिए, तो वहाँ पर हमको एक और ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है उससे और हमको डाउन करके दे। यानी कि यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जो है स्टेप डाउन हो जाता है, तो अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पर 33 किलो वोल्ट तक की भी रिक्वायरमेंट होती है कुछ इंडस्ट्री में, तो हम वहाँ पर दे सकते हैं। इसलिए लिखा गया कि भारी उद्योगों को हम यहाँ पर दे सकते हैं, बड़े उद्योगों को। और उसके बाद फिर से हमने क्या किया, एक और ट्रांसफार्मर लगा लिया, क्योंकि जो उससे छोटे उद्योग हैं वहाँ पे नॉर्मली 11 किलो वोल्ट चाहिए। तो 11 किलो वोल्ट चाहिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए 33 आ रहा है, 11 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से और डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो ट्रांसफार्मर है वो क्या होगा, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ 11 किलो वोल्ट एक बार आ गया तो उससे हम क्या करेंगे, 11 किलो वोल्ट अगर कोई भी हमारा छोटा मोटा इंडस्ट्री है जहाँ पर 11 किलो वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ पे उसको दे देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे सब स्टेशंस हैं, तो जहाँ वहाँ सब स्टेशन पे भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो भी क्या करता है, 11 किलो वोल्ट को भी 400 440 या 420 कह सकते हैं, 440 या 4 आपका 15-20 वोल्ट या 220 वोल्ट में भी आपको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पर भी जो ट्रांसफार्मर है वो भी हमारा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इनका इस्तेमाल करके जहाँ पे भी 230 वोल्ट की रिक्वायरमेंट वहाँ 230 वोल्ट, और जहाँ पर हमको 400 वोल्ट या 440 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम लोग 440 वोल्ट दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका जनरेशन हुआ, यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन हुआ, फिर यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है और हमारे घरों तक सप्लाई जो है वो आती है। तो इस तरीके से जो है एसी हम लोग ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट और जनरेट करते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम ट्रांसमिशन ऑफ पावर की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी अगर हम बात करें, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग बड़ा सा एक टावर यूज़ करते हैं, उसमें RYB ये तीनों फेसेस को हम लोग भेजते हैं। आपने अगर देखा होगा, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, आपके अगर घर के पास में या कहीं रोड पे आप देखोगे जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन दिख जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, तो उसमें 3 वायर होंगे। एक तरफ RYB 3 फेस हो गया, दूसरी तरफ भी हम लोग अगर बड़ा टावर है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आप यहाँ गोल गोल से काले काले से जो है छतरी टाइप की देखते हैं, वो क्या है, हमारे इंसुलेशन डिस्क हैं। तो वो एक डिस्क जो है 11 किलो वोल्ट तक बियर कर लेता है। इनके अगर आपका सपोज करिए कि 33 किलो वोल्ट हमको ट्रांसमिट करना है, तो मिनिमम 3 डिस्क चाहिए। और 3 डिस्क क्या, उससे सिक्योरिटी पर्पस या सेफ्टी पर्पस से हम उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है वो लाइन दिखाया गया है कि आर फेस है, ये वाई फेस, और ये क्या है, हमारा बी फेस है। और ये पूरा का पूरा बड़ा सा हमारा टावर है।
और यहाँ नीचे जो है ग्राउंड से कनेक्टेड रहता ही है। फिर सब स्टेशंस की बात करें तो सब स्टेशंस क्या हैं हमारे, वो बीच बीच में आपके जैसे टावर भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो 1000 किलोमीटर हमें भेजनी है तो एक ही लाइन जो है हम यहाँ से लेके 1000 किलोमीटर की लंबी लाइन बिछा दें, ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में हमारे क्या होते हैं, सब स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशन होते हैं जहाँ पर हमारा वायर एक तरफ से कहते हैं कि वहाँ पे कनेक्ट होता है, फिर वहाँ से फिर से ट्रांसमिट आगे कर दिया जाता है। तो वो सब स्टेशंस लगाए जाते हैं जिससे कि हमारा मेंटेनेंस ईजी हो सके। बीच में हम रिपीटर्स भी लगाते हैं जिससे कि अगर कहीं पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है तो वो भी हम बड़े आसानी से चेक कर सकें, और अगर हो रहा है तो हमारे रिपीटर्स लगा के वोल्टेज को फिर से इंक्रीज कर सके। तो वो सब स्टेशंस जो हैं हमारे वह इस तरीके से काम करते हैं। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम। तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, अभी हम लोगों ने बड़ा बड़ा सा डायग्राम देखा था, यहाँ बना हुआ था एक पावर स्टेशन था, फिर ट्रांसमिशन लाइन था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन था, ट्रांसफार्मर्स थे, इस तरीके के बड़े बड़े ब्लॉक बने हुए थे। अगर हम उनको जो है एक लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए जो जितने भी हमारे जनरेटर्स होंगे उनको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो भी हमारे ट्रांसफार्मर हैं उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि ये हमारा जो दिख रहा है सब स्टेशन 1 ये ट्रांसफार्मर ही होगा, ये भी हमारा ट्रांसफार्मर है, ये भी ट्रांसफार्मर है, ये सारे क्या हैं हमारे ट्रांसफार्मर हैं। उसके बाद जो है बीच में ये जो वायर दिखाया गया है एक लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसमिशन लाइन को, ठीक है। और यहाँ बीच बीच में अगर हम यहाँ टैपिंग कर सकते हैं, टैपिंग का मतलब बड़े उद्योगों की जैसे हम लोगों ने वहाँ पे दिखाया था उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये छोटे उद्योग के लिए है, ये भी आपके छोटे उद्योग के लिए है, ये हमारे घरों के लिए आ जाता है, ठीक है ना। LT का मतलब होता है लो टेंशन, लो टेंशन का मतलब लो वोल्टेज से लिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम। इसमें हमें बस विशेषकर ध्यान रखना है कि जहाँ भी जनरेटर बनाएंगे उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो सिंबल बना हुआ है ये डी AC को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। और ये इस तरीके से ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है, और ये लाइनें जो हैं बीच में ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट जो है लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी लॉस होता है, हानि होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जहाँ पे भी पावर हमारा सब स्टेशन पावर जनरेशन हो रहा है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे जनरेशन हो रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बीच में हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी पावर जनरेट होता है और यहाँ पर जितना भी पावर रिसीव होता है, उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी कि डिफरेंस का कहने का मतलब है ऑब्वियस सी बात है, इतना हिस्सा जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वायर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो वायर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी घरों में वायर हों या कहीं पे भी वायर हो, सब में कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसलिए लॉस होने के कारण यहाँ पे बीच में गैप आ जाता है, यानी कि जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर वहाँ पर रिसीव नहीं होता है, यानी कि वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ना, लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वही लॉसेस जो हैं वो यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से बात करें तो क्या कह सकते हैं, एनर्जी इनपुट ऑफ फीडर, यानी कि जो भी हमारे यहाँ फीडर है जनरेशन के बाद फीड किया जा रहा है, माइनस बिल्ड एनर्जी टू कंज्यूमर्स। माइनस बिल्ड एनर्जी टू कंज्यूमर्स का मतलब जहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अपॉन एनर्जी इनपुट इन किलोवाट। तो किलोवाट में जो भी एनर्जी इनपुट की जा रही है, अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं वो मिल जाएंगे। और नॉर्मली देखा गया है कि जो ट्रांसमिशन लॉस है वो पूरे लॉस का 17% ट्रांसमिशन लॉस है, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है वो कितना है आपका, लगभग में 50% है। ये जो डायग्राम है वही आपके ट्रांसमिशन लाइन का ही डायग्राम जो है वो दिखाया गया है। अब बात यहाँ पे हो रही है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉस हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक आपका है तकनीकी
नुकसान और दूसरा है गैर तकनीकी नुकसान, यानी कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल लॉसेस। तो तकनीकी नुकसान की अगर हम बात करें तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जिसमें पहला है लंबी वितरण लाइनें, यानी कि लेंदी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। तो जैसा कि समझ में ही आ रहा है कि लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है अगर हम डालते हैं तो हमें नुकसान होगा। जितना ज़्यादा हम लंबा वायर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारे लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो अगर हम एक एग्जांपल ले ले गांव की, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अगर दूर है तो गांव में हम क्या करेंगे, लंबा वायर यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है किसी एक गांव की तरफ हम सप्लाई ले आएंगे। फिर वहां से अगर और आसपास के जो गांव हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, और भी छोटी छोटी लाइनें ले जाके हम लोग वहाँ पे आपूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा हम वायर यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वायर में रेजिस्टेंस होता है और आई स्क्वायर आर का लॉस जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो इस तरीके से जितना अगर हम शॉर्ट में यानी कि छोटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें इस्तेमाल कर सकें, अगर पॉसिबल है तो हमें वो करना चाहिए। दूसरा है वितरण लाइनों के कंडक्टरों का अपर्याप्त आकार, यानी कि जो है इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनें बिछाई हैं उनमें सपोज करिए कि एक जगह से दूसरी जगह हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वहाँ पर जहाँ पर भी सप्लाई जा रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लोड नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। तो एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि घर जो है 10-12 घर हैं, लेकिन हमने जो केबल लगा दी है वो काफ़ी मोटी लगा दी है, 50 घर के अनुसार लगा दी है या 100 घर के अनुसार लगा दी है। तो अब क्या होगा, वहाँ पे जो भी वायर में लॉस हो रहा होगा वो इंक्रीज़ करेगा, जो कि उसको इस्तेमाल तो हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए जो है ऐसे केस में हमारा जो है क्या होगा, लॉस इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि वितरण लाइनों के कंडक्टर्स जो हैं उनका आकार हमें ध्यान से चूज करना चाहिए कि हम कहाँ पे किस तरीके का और कितना लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके अनुसार करेंगे तो हमारा जो है लॉस यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं भार केंद्रों से दूरी वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना, से दूर वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना, इसका यानी कि इंस्टॉलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अवे फ्रॉम द लोड सेंटर्स। तो इसका क्या मतलब है, अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है, इसका क्या कहने का क्या है कि बड़े वाले जो आपके पोल्स हैं उनसे आपके पास जो है सप्लाई आ रही है, और आपने क्या किया, यहाँ से सप्लाई लिया और यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, इसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और यहाँ से घर जो है जो या जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वायर लंबे यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, हमारा यहाँ पे वायर में लॉसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। और दूसरी बात क्या होगी कि वायर लंबा होने के कारण हो सकता है कि वोल्टेज का ड्रॉप भी हो जाए। तो इसलिए जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पर ही उसके नियरेस्ट में ही हमको ट्रांसफार्मर भी उसका इस्तेमाल नियरेस्ट जितना हो सकता है लोड से उतना हमें करना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी प्राथमिक और माध्यमिक वितरण प्रणाली का कम पावर फैक्टर। इसका क्या मतलब है, पावर फैक्टर का क्या मीनिंग है। पावर फैक्टर अगर आप एसी के पावर का फॉर्मूले की बात करें तो होता है वी आई कॉस फाई, ये पावर का फॉर्मूला है। यहाँ पे ये जो कॉस फाई है ये हमारा क्या है, पावर फैक्टर है। तो नॉर्मली पावर फैक्टर जो है गवर्नमेंट की तरफ से 0.9 रखा जाना चाहिए, लेकिन वो पावर फैक्टर 0.65 0.7 होता है, 0.5 भी कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर ये पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो हमारी करंट की जो धारा की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल आप ऐसे सोचें कि आपके घर में जो कनेक्शन है वो 2 किलोवाट का है, तो यानी कि आपका पी की वैल्यू हो गई 2000 ना, वोल्टेज जो सप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, नॉर्मली 220 आ रही है, और आपका जो भी करंट है आई, और जो पावर फैक्टर है वो सपोज करिए कि आपके घर में 0.8 है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आई की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगा 2000/220 इंटू 0.8, ये हमको करंट की वैल्यू मिलेगी। अगर ये 0.8 की जगह 0.7 हो गया तो उस समय धारा का मान कितना हो जाएगा, 2000/220 गुने 0.7। तो धारा का मान क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 0.8 है यहाँ 0.7 है, तो आई की
ये अगर ये I1 और ये I2 है तो I2 की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेम पावर, अभी भी आप पावर कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 2000 वॉट ही कंज्यूम कर रहे हैं, और अभी भी आपका वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट ही है, लेकिन धारा का मान जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी वायर है वो ज़्यादा गर्म होंगे और बर्न भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बड़े लेवल पर जहाँ से भी सप्लाई आ रही है वहाँ पे भी धारा जो है, धारा का मान बढ़ जाएगा, तो वो वायर भी गर्म होकर पिघल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है ध्यान रखना होता है कि हमारा पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस ना हो। अब इसके बाद बात होती है खराब कारीगरी, बैड वर्कमैनशिप। इसका क्या मीनिंग है? तो इसका है ये मीनिंग कि सपोज करिए कि कहीं पे भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाई जा रही है, नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाई जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत तार जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट किए जाएंगे, और वहाँ पे जब कनेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपके बहुत सारे जॉइंट्स भी बनेंगे। तो जॉइंट्स जहाँ जहाँ बनेंगे, अगर हमने उसको ठीक से नहीं ज्वाइंट किया है तो वहाँ पे लूज कनेक्शन होने के कारण स्पार्किंग होगी और वहाँ पे लॉसेस इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर भी कनेक्शंस हैं उसको बहुत ही प्रॉपर किया जाए। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया जा रहा है तो टर्मिनल और बुशिंग का इस्तेमाल करके जो है अच्छे से उसको टाइट किया जाए। ठीक है ना। और अगर कहीं पे हमारा एक एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट किया जा रहा है तो हम वहाँ पर आइसोलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूज़ लगा सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके के जो है सिस्टम का इस्तेमाल करके हम लोग जो है जो खराब कारीगरी है यानी कि बैड वर्कमैनशिप, उसके कारण जो लॉसेस हो रही हैं उनको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है लोड पावर फैक्टर इफेक्ट ऑन लॉसेस। तो इसका क्या मीनिंग है लोड पावर फैक्टर का? तो आप ऐसे, इसका मीनिंग ये है, सपोज करिए कि लोड पावर फैक्टर का मतलब है कि कभी कभी हमारे घरों में भी आप देखते हैं कि कुछ समय ऐसा आता है जहाँ जिस समय जो है हम ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे होते हैं। जैसे कि सुबह सुबह अगर आप देखें घर में खाना बन रहा है या नहाने का, ठंडियों का समय है, तो आप जो है पानी भी गर्म कर रहे होते हैं, हो सकता है आप हीटर का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं या मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उस समय क्या होता है, जब खाना बनाने का टाइम हो रहा होता है सुबह सुबह में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा। लेकिन जब दोपहर की बात कर रहे हैं तो आप सो रहे हैं तो सिर्फ पंखा में भी चल रहा होगा या लाइट जल रही होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो उस समय जो है पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। ऐसे ही जब शाम की बात होगी तो इलेक्ट्रिसिटी हमको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है क्योंकि हमें लाइटनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, लाइट भी जला रहे होते हैं। तो अलग अलग समय के अनुसार जो है हमारा लोड फैक्टर जो है वो अलग अलग होता है। इसके कारण जो है हमारे लॉसेस भी क्या होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से उसको जो है मेंटेन कर सकें, यानी कि लॉसेस को क्या कर सकें, या जो भी हमारे अप्लाइंसेस हैं उनको अगर हम मैनेज कर सकें, तो हम लोड फैक्टर, पावर नुकसान जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है ट्रांसफार्मर साइजिंग और चयन की। तो यानी कि जहाँ पर जैसे लोड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उस तरीके का हमको ट्रांसफार्मर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जहाँ पे अगर ज़्यादा हैवी लोड है, हमारे पास बहुत सारे घरों में सप्लाई देनी है, तो वहाँ पर हम बड़े ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करें। और जहाँ पे हमारे कम घर हैं, कम लोड है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक लॉस होता है, आयरन लॉस बोलते हैं, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। तो वो लॉस हमेशा होता रहता है। तो अगर आप बड़ा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोड लगाएं या ना लगाएं, वहाँ पे लॉस जो है वो ज़्यादा होता रहेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा लोड होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएं, अगर छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग हम छोटा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें। तो इसी तरीके से अगर लोड फैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा एवरेज लोड इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय पीक लोड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब है, एवरेज लोड इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एवरेज लोड का मतलब है, सपोज करिए कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय आपके घर में ही जो है मे बी आप मिक्सर है, ग्राइंडर है, या आपका आयरन है, इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली हो सकता है कि ओवरऑल जो आप लोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो सकता है कि आपका 2 किलोवाट का अगर कनेक्शन है घर में, तो आप 1.5 किलोवाट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या सपोज कर लीजिए 1 किलोवाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसी ड्यूरेशन में कोई ऐसा भी टाइम हो सकता है जब आपने
एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही साथ जो है आपने आयरन भी ऑन कर दिया, अमर्जिंग रॉड भी ऑन कर दी, मतलब जो पानी गर्म करने वाली रॉड है वो भी ऑन कर लिया आपने, टीवी भी ऑन कर लिया, तो एक सडन जो है जंप आएगा आपके लोड में। और वो हो सकता है कि उस समय आपने जो है 1.8 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए, तो वो जो है उस ड्यूरेशन का पीक आपका लोड हो जाएगा। और एवरेज लोड जो होगा वो नॉर्मली आपका, क्योंकि कुछ अप्लाइंसेस आपने कुछ देर के लिए यूज़ किया फिर बंद कर लिया, जैसे आयरन है आपने 2 मिनट यूज़ किया बंद कर दिया, तो वो लोड जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो वो आपका एवरेज लोड में चला जाएगा। तो वही मैंने बात किया कि एक एवरेज में आपका 1 किलोवाट है, और सडन आपने जंप किया था जब बहुत सारे लोड ऑन कर लिए थे तो उस समय 1.8 हो गया था। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वही हमको क्या मिल जाएगा, लोड फैक्टर मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर को बंद करना, यानी कि स्विचिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि निर्धारित नुकसान को कम करने के लिए एक विधि कम मांग की अवधि में ट्रांसफार्मर को बंद करना है। इसका क्या मतलब है कि सपोज करिए कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है हमारे पास, या हमारे पास जो है सपोज करिए कि सप्लाई ऐसे आ रही है इधर से, और हमने यहाँ पे क्या किया है, बहुत हैवी लोड होने के कारण दो दो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों में सप्लाई दी हुई है आपकी। तो अब और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा हुआ है पावर। लेकिन अब हम देख रहे हैं जैसे सर्दियों के दिनों में आप देखेंगे तो सर्दियों के दिनों में उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि फ़ैन वगैरह या एसी वगैरह सब बंद रहता है। तो उस केस में हम क्या कर हमको क्या दिखता है कि सर्दियों में जो है पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट जो है गर्मियों के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होती है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि इनमें से कोई एक ट्रांसफार्मर छोटा है तो हम उसको चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। तो बंद कर देंगे तो उसमें जो भी लॉस हो रहा है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और एक ट्रांसफार्मर से ही जो है हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से करके भी हम जो है लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ जो हैं हमारे टॉपिक्स थे जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।